नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके YouTube चैनल ब्राइट क्वेश्चन सेंटर पर। मैं जा रहा हूं आपको 300 क्वेश्चन लर्न कराने, जिसमें इकोनॉमिक्स ली गई है, जो MTS के लिए, वीडियो के लिए, जो यूपी वीडियो है उसके लिए, और SSC के लिए, LDC के लिए, SSC CGL के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हम लोग इन 300 क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे, शुरुआत से लेके चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, एक परिभाषा किसने दी है? तो क्रोमन ने दी है। ऐसे ही ग्रीसम का नियम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? याद रखेंगे, मुद्रा के प्रचलन के लिए ग्रीसम का नियम उपलब्ध है। ठीक है, ऐसे ही निम्नलिखित में जो कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मूल्य का जो स्थिरीकरण है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गर्म मुद्रा, जो पलायन कर जाती है। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार क्या कहलाता है? हवाला कहलाता है। हार्ड करेंसी किसे कहते हैं? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की क्षमता कम हो, उसे क्या कहते हैं? हार्ड करेंसी। सॉफ्ट करेंसी क्या है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। जिसकी कम होती है उसे हार्ड करेंसी कहते हैं, जिसकी अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? कम। ठीक है, सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। अपेक्षा अधिक होती है, मांग की अपेक्षा। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार जो है कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, उसे कहते हैं विधिग्राह्य मुद्रा। सस्ती मुद्रा से अभिप्राय क्या है? देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना ही क्या कहलाता है? सस्ती मुद्रा कहलाता है। किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? विकसित देशों की जो मुद्रा होती है वो कौन सी होती है? हार्ड करेंसी। हमारा भारत देश विकासशील देश है, याद रखेंगे। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा कौन सी है? तो रुपया। ऐसे यहाँ पे दिया गया है, सही कथन कौन सा है? वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, हॉट मनी कहलाती है। अभी मैंने आपको बताया था, गर्म मुद्रा बताई थी, नर्म मुद्रा या फिर हॉट मुद्रा उसे कहते हैं जिसमें पलायन करने की। तो ये सही है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तुलना में अधिक मांग जो है लगातार अधिक रहती है, हार्ड करेंसी कहलाती है। ये बात सही है, जो मैंने अभी बताया था आपको, हार्ड करेंसी बताई थी तो उसमें बताया था, है ना, पीछे जैसे इसमें बताया था, तो ये भी सही है। तीसरा, वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है, हार्ड करेंसी कहलाती है। ये गलत है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है, सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। सॉफ्ट करेंसी के बारे में मैंने अभी बताया था, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं? सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल सही है। अब लग के चलते हैं आगे। ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आगे है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। बिल्कुल सही है। बाजार के नियम के प्रस्तुतिकरण थे, प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो याद रखेंगे JB सेम। ठीक है, इसके बाद मुद्रा संकुचन का कारण होता है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी जो होती है, वही क्या कहलाता है? मुद्रा का संचरण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रक में सहायक नहीं है? मुद्रा बाजार जो नीति है वो मुद्रा आपूर्ति नियंत्रक में सहायक नहीं है। बैंक दर नीति है, मुद्रा आश्रित नीति है, मार्जिन जो है आवश्यकता में जो परिवर्तन है वो है, लेकिन मुक्त बाजार नीति नहीं है। वह व्यवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, उसे कीमतें बढ़ जाती हैं, क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। जिसमें मुद्रा का जो मूल्य है गिर जाता है, कीमत बढ़ जाती है। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के कारण साथ मंदी की स्थिति होती कहलाती है स्टैगफ्लेशन कहलाती है। तो अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के जो साथ मंदी भी आ जाती है उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुओं की क्या हो जाती है? मुद्रास्फीति जब आती है तो याद रखेंगे वस्तुओं की कीमतें महंगी हो जाती हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इसमें कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? तो याद रखेंगे मुद्रास्फीति होगी। ठीक है, निम्न में कौन सा वर्ग है जिसमें मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो देनदारी के कारण। ठीक है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है, याद रखेंगे, ऋणी जो ऋण देता है, ऋण लेने वाला। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। किसको? उच्च दर, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की जो दर है। ठीक है, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो याद रखेंगे बचत के द्वारा, सरकारी व्यय में कटौती के द्वारा और प्रत्यक्ष कराधान की में वृद्धि करके इनमें सभी के द्वारा याद रखेंगे मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन स्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो याद रखेंगे ब्याज दर में कमी जो है वो मुद्रास्फीति के नियंत्रण की कमी नहीं है। मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण और वस्तुओं की जो राशनिंग है इस पर जो है याद रखेंगे मुद्रास्फीति की जो नियंत्रण होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। भारत में मुद्रास्फीति घात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे थोक मूल्य सूचकांक का। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष की प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जो है क्या होती है? शून्य होती है। मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो याद रखेंगे मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर जो है नियंत्रण किया जा सकता है। इसके आधार निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक जो तरल माप है वो कौन सी है? M1 है। किस संपूर्ण संग्रह को मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? तो M2 को। मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता? याद रखेंगे डाक खाने की मांग जमा करने को। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो याद रखेंगे मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण होती है। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण क्या होती है? मुद्रास्फीति होती है। किस घटक में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? तो याद रखेंगे इनमें से सभी ने रुपये का मूल्यन है, प्रत्यक्ष विदेशी नीति, रुपये निवेश ने और रुपये की जो पूर्ण परिवर्तनीयता है इसने विदेशी मुद्रा की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है। इसके बाद हमारा है देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? तो याद रखेंगे RBI के भंडार को भी किया जाता है, RBI की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों को भी किया जाता है और रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता को किया जाता है। इसके बाद भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है। तो याद रखेंगे चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का चलन कब हुआ? तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1806 में भारत में जो है सबसे पहले मुद्रा का प्रचलन हुआ था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारत की विदेश मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है, याद रखेंगे पेट्रोलियम के आयात पर होता है सबसे ज़्यादा। काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा क्या है? वह आय है जिस पर अपवंचन नहीं हुआ है। अवमूल्यन का जो शब्द का जो अर्थ है तो वो क्या है? तो याद रखेंगे अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटना को क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहलाता है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो याद रखेंगे अवमूल्यन में से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है। जब किसी चीज़ में ठीक है गिरावट आती है तो विदेशी बाजार क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है और उपयुक्त दोनों याद रखेंगे। ठीक है, आयात जो निर्यात होता है वो सस्ता हो जाता है और आयात जो होता है वो महंगा हो जाता है। तो दोनों स्थितियाँ बन जाती हैं इससे अवमूल्यन से। अवमूल्यन क्या होता है? अवमूल्यन जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों निर्यात को प्रोत्साहित करना ही कहलाता है, अवमूल्यन कहलाता है। ठीक है, अवमूल्यन कहलाता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में निम्नलिखित कौन सा कदम स्थिति सुधारने के सहायक है? तो याद रखेंगे अवमूल्यन। अब तक भारतीय रुपये को कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो भारतीय रुपये का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया? तो याद रखेंगे 1949 में सबसे पहले भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था। भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया? तो याद रखेंगे 1991 में भारतीय रुपये का जो है अवमूल्यन किया गया था। फिर इसके बाद किस वर्ष भारतीय रुपये को 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया? तो 1991 में जो है भारतीय रुपये का अवमूल्यन जो था वो किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। जुलाई 1991 में भारतीय रुपये के 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था। प्रथम चरण में भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन हुआ था 20% का। ठीक है, इसके बाद भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था। याद रखें 1993 और 94 में केंद्रीय बजट में जो है भारतीय मुद्रा को पूर्ण तरीके से परिवर्तनीय कर दिया गया। रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो याद रखें 19 अगस्त 1994 को जो है रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय रूप में कर दिया गया। वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। ठीक है, तो गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो याद रखें सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं उनसे जो संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत का केंद्रीय बैंक। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का सबसे बड़ा बैंक है। भारत में किसी बैंकों का बैंक कहा जाता है तो भारतीय रिजर्व बैंक को भारत का बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस द्वारा दिए जाते हैं। तो RBI के द्वारा जो है नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं। RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में याद रखेंगे भारत के RBI का मुख्यालय है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है तो याद रखेंगे करेंसी नोट जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक का काम है। मुद्रा योजना बनाना इसका काम है। भारत के सभी बैंकों का पर नियंत्रण करना भी इसका काम है, लेकिन निर्यातकर्ताओं को ऋण देना जो है इसका काम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और भी देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्य नहीं है याद रखनी जनता से जमा स्वीकार करना जो है भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं है।
इसके बाद व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण करती हैं। भारत में करेंसी नोट जारी करता है, तो याद रखेंगे भारत में करेंसी नोट जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है जारी करता है। भारत के विदेशी विनिमय संचार का परीक्षक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारतीय वो विनिमय संचार का परीक्षक है। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है। भारत के केंद्रीय विकास बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो संपादित करता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, तो याद रखिए वित्त मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? तो याद रखें भारतीय रिजर्व बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता, याद रखेंगे वो जम्मू कश्मीर है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है, तो याद रखेंगे सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति नहीं है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों और भी क्वेश्चन दिए हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन के नीचे दिया गया है कि यह शीर्ष बैंक है, यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, यह व्यापारी घरानों को ऋण देता है, यह नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है। तो इसमें से मेरे प्यारे दोस्तों डी ऑप्शन आपका सही है, जिसमें आपको बताया गया यह शीर्ष पर है। शीर्ष बैंक है, यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है और यह नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है। ये ऑप्शन जो है डी वाला बिल्कुल ही सही है। इसका भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा जो वर्ष की अवधि क्या है? तो याद रखेंगे जुलाई से लेकर जून तक भारतीय रिजर्व बैंक की जो है अवधि है। इसके बाद रिजर्व बैंक के नोट जो हैं वो निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? तो याद रखेंगे 115 कोष का जो है भारतीय रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम रहने चाहिए। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब गई थी? 1921 में जो है इंपीरियल बैंक की स्थापना करेगी। 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो याद रखेंगे गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक की जो हैं गवर्नर उनके 10 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में वर्णन की निर्णय लेता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? तो याद रखेंगे देवास में है मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस इस पर स्थित है। भारत में 20 रुपये और इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में की जाती है? तो करेंसी नोट प्रेस जो है देवास में की जाती है। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो याद रखेंगे पिछले पुराने नोट में जो थी 15 भाषाएं थी। भारत में नोट जारी रखने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। निम्न में कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का संघ नहीं है? तो याद रखेंगे भारतीय मुद्रा का जो मुद्रा व्यापार का अंग है आरबीआई बिल्कुल नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं। राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक जो का नाम था वो एसबीआई का क्या नाम था? तो याद रखेंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो इसकी स्थापना 1921 में की गई। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में की गई। भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक बैंक है वो एसबीआई है। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे वो मुंबई में। विद यू ऑल द वे किस बैंक की वैज्ञानिक पंक्ति है? तो याद रखेंगे भारतीय स्टेट बैंक की जो है विद यू ऑल द वे जो है इसकी पंक्ति है। चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? तो याद रखेंगे ये बैंक ऑफ इंडिया का है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने अपनी शाखा खोलने वाला भारत का पहला प्रथम राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? तो याद रखेंगे वो पंजाब नेशनल बैंक है। कैनरा फाइनेंस किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंकों की अनुशंसित संस्था है? तो याद रखेंगे कैनरा बैंक। भारतीय बैंकों की अधिकतम शाखा कहाँ है? तो याद रखेंगे यूके में। भारत में सर्वाधिक शाखा किस विदेश बैंक की है? तो याद रखेंगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं आगे की तरफ चलते हैं, आगे कहानी बढ़ाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भूमि विकास बैंक का कार्य क्या है? तो याद रखेंगे दीर्घकालीन ऋण के समूह को उपलब्ध कराना ही भूमि विकास बैंक का काम है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ खोला गया है? तो याद रखेंगे कोची में सबसे पहले जो है पहला तैरता हुआ जो एटीएम खोला गया। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला पहला नाबार्ड एक है, तो याद रखेंगे बैंक है। इसके बाद राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई? तो याद रखेंगे शिवरामन समिति की सिफारिश पर जो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना करी गई। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो याद रखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना में जो है वो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक
जो विकास की बैंक की स्थापना की गई। राष्ट्रीय आवास जो है मैं आपको बताना चाहूँगा किस नियंत्रित उपक्रम है, तो याद रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक में है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है, तो याद रखेंगे भारतीय लघु जो बैंक है इसका जो मुख्यालय है वो एक सेकंड में आपको बताता हूँ, ठीक है, वो है हमारा डी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, लखनऊ में है। इसके अंदर मेरे पास दोस्तों देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, तो याद रखेंगे 56 हैं। इसके भारतीय किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, तो याद रखेंगे सिक्किम गोवा में कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं, तो राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा। केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया, तो याद रखेंगे अप्रैल 1987 से कोई भी ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई, तो याद रखेंगे 1985 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना करी गई। नरसिम्हा समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तरों पर बनाने की संस्तुति की, तो कहेंगे 4। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने दी, तो याद रखेंगे खुसरो समिति ने जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति दी। इसके आधार निम्नलिखित में किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है, तो याद रखेंगे नाबार्ड जो है उसके निम्नलिखित में से जो है संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता से सीमित है। इसका जो है नाबार्ड का जो संबंध है वो कैसे है, तो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक से है जिसका संबंध है। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीकृत बैंक है, तो याद रखेंगे अमेरिका का बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक। इसके बाद मेरे पास दोस्तों यहाँ पे दिया है कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो याद रखेंगे FCI जो है कॉमर्शियल संस्थाओं का वित्तीय मदद नहीं है। एक्जिम जो है भारतीय निर्यात हेतु वित्त है। RBI है बैंकों का बैंक है। IDBI है औद्योगिक वित्त है, ठीक है। इसका निजी क्षेत्र के बैंकों में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी जो निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान किए, तो 49%। IBA से तात्पर्य किससे है, तो इंडियन बैंक एसोसिएशन से जो है IBA से तात्पर्य है। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितने न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक था, 500 करोड़ रुपये। नरसिंघम समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया है, तो याद रखेंगे बैंकिंग संरचना सुधार समिति संबंधी जो है नरसिंह समिति ने जो है सुझाव केंद्र सरकार को दिया है। BCCI क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संगठन है BCCI। इसके बाद अनुसूचित बैंक का एक ऐसा बैंक है जो RBI की दूसरी अनुसूचित शामिल कर, ठीक है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई, 1964 में जो है भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना करी गई। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कौन सा है, तो याद रखेंगे UTI। भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया, तो UTI ने। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब करी गई, 1956 में। साधारण बीमा निगम की स्थापना कब करी गई, तो याद रखेंगे कितनी कंपनियां कार्यरत हैं, 4। जीवन बीमा LIC की कौन सी पॉलिसी विशेषतः बच्चों के लिए हितार्थ नहीं है, जीवन सुरक्षा। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखेंगे हैदराबाद में। RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र में संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो बीमा क्षेत्र में। इसके बाद भारतीय स्टॉक जो है का बाजार जो है विनिमय परीक्षण किसके द्वारा किया गया, तो सेबी के द्वारा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब करी गई, 1988 में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया, तो 1992 में, याद रखेंगे। इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और भी जो क्वेश्चन हमारे देखते हैं कि सेबी के कार्यों में सम्मिलित हैं, तो याद रखेंगे स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करना, शेयर बाजार से संबंधित अनुचित और धोखाधड़ी से पूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना, प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार को नियंत्रित करना, सभी पर है, ठीक है। बुल एंड बियर शब्दावली किससे संबंधित, तो याद रखेंगे स्टॉक मार्केट से संबंधित है बुल एंड बियर। भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनिमय निम्न में कौन करता है, तो सेबी करती है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे 23 है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है, तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब करी गई, 1875 में की गई। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 किस समिति के द्वारा की गई, फेरवानी समिति के द्वारा की गई। सेबी ने पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े किस स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता 9 जुलाई 2007 को समाप्त कर दी, जिससे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 24 से घटकर 30 रहेगी, तो KSE की। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य
जो सूचकांक है वो क्या है, तो डॉलेक्स, सेंसेक्स और S&P/CNX, निफ्टी 50, तो इनमें से कोई भी नहीं है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर मूल्य सूचकांक कितनी कंपनियों के द्वारा मूल्य पर आधारित है, तो 30। निफ्टी निम्नलिखित में किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है, तो याद रखेंगे BSE का। OTCEI क्या है, तो भारतीय एक शेयर बाजार है। इसके बाद चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित शेयर मूल्य सूचकांक जो सेंसेक्स है कितनी कंपनियों के शेयरों पर मूल्य पर आधारित है, तो याद रखेंगे 30। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर पर आधारित है, तो याद रखेंगे यार 100। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है, तो मुंबई में। डो जोन्स है, तो याद रखें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार है वो न्यूयॉर्क का, वो ही क्या है, डो जोन्स है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। निक्की क्या है, तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर मूल्य सूचकांक है उसका नाम है निक्की। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है, तो याद रखेंगे निक्की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, तो याद रखेंगे पहला और जो है हमारा तीसरा। तो डो जोन्स जो है न्यूयॉर्क से संबंधित है, FTSE जो 100 है वो लंदन से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 1 लाख करोड़ रुपए जो है कि बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला बैंक जो बना, तो याद रखेंगे SBI। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है, रिजर्व बैंक के पास। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1949 में। मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप होता है, तो याद रखेंगे निर्यात का पर्याप्तार भी होता है, आयात व्यापार का भी संकुचन होता है, आयात स्थानापत्ति का भी प्रसार होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के खिलाफ बाजार कार्रवाई का अर्थ क्या है, तो याद रखेंगे क्रय और विक्रय है सरकारी बॉन्डों का। इस तरीके से मैंने आपको 150 क्वेश्चन जो है करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 150 क्वेश्चन के साथ। तब तक देखते रहिए आपका यूट्यूब चैनल ब्राइट क्वेश्चन हंटर। धन्यवाद।